साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले 2-3 वीडियो में हमने जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है उसमें साइंस से रिलेटेड 3 वीडियो डिस्कस किए थे एंड सामाजिक अध्ययन का जो आपका पेपर है 3rd 4th सेमेस्टर में उसमें हमने एक वीडियो डिस्कस किया था। ओके, तो उसी सीरीज में आज हम सामाजिक विषय के ही सामाजिक अध्ययन के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखिए सन लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स में, 2018 के ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है वो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है उससे रिलेटेड था कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, तो उसमें जनरली ये पूछता है कि किस स्थान का नेतृत्व किसने किया, किस क्रांतिकारी ने किया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर कहें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जो आपका कानपुर का है, कानपुर से तात्या टोपे या नाना साहब ने किया था। इसी तरह लखनऊ में जो क्रांति का नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल ने किया था। ओके, सो आपको पता भी होगा अगर आपने पहले से पढ़ा होगा कभी। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, तो राजा कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से संबंधित थे। बिहार में एक स्थान है जगदीशपुर, जहाँ पे जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व राजा कुंवर सिंह ने किया था। ओके, सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने किया था, और जैसे राजा कुंवर सिंह आ गया कि राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, तो ये आपके जगदीशपुर या बिहार से। तो नाम, व्यक्ति का नाम भी और स्थान, उस पर्टिकुलर प्लेस का आपको नाम भी याद रखना है जहां से उन्होंने नेतृत्व किया। नेक्स्ट कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। और किया कब? 1875 ईस्वी में। सो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ही रचना है। ओके, बाकी रामकृष्ण परमहंस आपको इसमें ऑप्शन में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय ने का नाम दिया गया है, बट स्वामी विवेकानंद जो है वो आपका सही उत्तर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास से ही फिर है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी। देखिए, भारत में जो परिस्थितियां थी या जो व्यवस्था थी उनका जायजा लेने के लिए ब्रिटेन से या इंग्लैंड से जो साइमन कमीशन है वो आया था। तो साइमन कमीशन कब आया और उसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करी, दोनों अलग अलग हैं। कि साइमन कमीशन भारत कब आया वो सन अलग आपको याद रखना है, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी तो वो सन आपको अलग याद रखना है। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 1930 ईस्वी में किया था। ओके, जिन क्वेश्चंस के पास में स्टार लगा हुआ है उन क्वेश्चंस को मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने जो आपकी कम्युनिटी टैब है चैनल की उसमें भी आपने देखा होगा कि पोल क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले हैं। ओके, तो ये देखिए, ये यहीं से क्वेश्चन लिए गए थे कि किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ओके, और लोगों में जो चर्बी लगी कारतूस था उसका सबसे ज्यादा विरोध जो था वो मंगल पांडे ने ही किया था। तो मंगल पांडे को अंततः 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी दे दी गई तो जो जहाँ की जनता थी या जो सेनानी थे उनके अंदर जो है वो विरोध की भावना, विद्रोह की भावना पनप उठी। और उसी विद्रोह की भावना के कारण ही जो क्रांति 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को होना सुनिश्चित हुई थी, वो 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो गई। उसका बिगुल 10 मई 1857 को ही बज उठा। तो उसमें जो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी उसका भी एक रीजन था कि मंगल पांडे को फांसी देना लोगों में विद्रोह की भावना जागृत हो गई। ओके, सो आपको केवल डेट याद रखना है 8 अप्रैल 1857।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, ये भी देखिए आपके इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया, 1942, ये आपको सन याद रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो उन्होंने जो पहला प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन वो बिहार के चंपारण में किया था। ओके, दूसरा आपका जो है खेड़ा मिल मजदूर हैं, उसी तरह तीसरा जो है उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किया था। सो ये आपको तीनों याद रखने हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो संबंध है वो आपका होम रूल लीग से रहा है। होम रूल लीग का जो सीधा संबंध है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार है वो सबसे निचली परत, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसमें रहता है। क्षोभ मंडल को ही हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ओके, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु क्षोभ मंडल आपकी नीचे से दूसरी परत है, जो सबसे नीचे परत है आपकी वो आपकी सही है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत है आपकी वायुमंडल की, क्षोभ मंडल है, फिर आपकी समताप मंडल है, फिर आपकी मेसोस्फीयर मध्याह्न मंडल है, फिर आपका एक्सोस्फीयर। ओके, मध्याह्न मंडल के बाद आपका आयन मंडल है, और आयन मंडल के बाद जो है वो बहिर्मंडल है। क्योंकि इसमें कभी कभी ये आपसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फीयर है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर है जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, फिर आपका मेसोस्फीयर है जिसको हम मध्याह्न मंडल कहते हैं, फिर उसमें आपका आयन मंडल है जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल। सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर की परत है उसको हम बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। ओके, सो आपको याद करने की ट्रिक है, अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में सारी लेयर्स हैं। ओके, सो आप इंग्लिश में याद कर सकते हो अच्छे से। भारत के उत्तरीय राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। सो भारत के जो नदर्न स्टेट्स हैं, जैसे आपका बंगाल कह रहे हैं, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली के आसपास, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बिहार हुआ, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, ये सो उत्तरी मैदान मीन्स उत्तरी राज्यों में जो शीत ऋतु में आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में जो वर्षा होती है सो वो पर्वतीय वर्षा होती है। वो जो पर्वतों से आने वाली हवाओं से टकरा कर जो वर्षा होती है उसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं, जो उत्तरी राज्यों में होती है, मैदानी भाग में, गंगा के मैदानी भागों में। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी गई हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें पेयजल परियोजना नहीं है। सो गोकुल बैराज परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। सो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना ये सही उत्तर नहीं है, बाकी गोकुल, लवकुश और आगरा बैराज परियोजना ये सब पेयजल से रिलेटेड परियोजना है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में जो दियासलाई उद्योग है उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख केंद्र है वो आपका बरेली है। आपने पढ़ा भी होगा, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जो आपका यूपीपीएससी के आप कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, यूपीआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हो गया, या आप जैसे पीटी का है, यूपी ट्रिपल एससी का रिलेटेड एग्जाम दोगे तो उसमें भी मीन्स यूपी से रिलेटेड आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें आपको भारत का भूगोल तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश का, अपने स्टेट का भी भूगोल आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपके जो कम्युनिटी टैब है उसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो यूपी का जो प्रमुख लोकगीत है वो आपका बिरहा है। ओके, डांडिया जो है, धमार और ठप्पा ये आपके गलत उत्तर है, जो बिरहा है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 2011 की उससे रिलेटेड है। 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार मीन्स जो 2001 से 11 के बीच की जनगणना है, की जनगणना के में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई।
देखिए, ये आपको पता होगा कि जो जनगणना है वो हर प्रति 10 वर्ष में की जाती है। सो 2001 से 2011 के बीच का जो टाइम हुआ वो 10 वर्ष हुआ, इसीलिए उसको हम डिकेडल ग्रोथ कहते हैं या दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर। सो दशकीय वृद्धि दर जो है वो आपकी 20.09% रही है। 20.09% जनसंख्या जो है वो दशकीय वृद्धि दर इतनी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो थे वो सचिंद्रनाथ सान्याल थे। आप में से कई लोगों ने सही उत्तर भी दिया था जब हमने इसको कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था। देखिए, कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पोस्ट करने के पीछे जो वजह है, जो रीजन है, वो यही है पर्पस कि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको नहीं पता होगा बंदी जीवन, तो हो सकता है आपने नेट पे सर्च किया हो कहीं पे या किसी बुक से कंसल्ट किया हो, तो वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इस वजह से हम इसको क्वेश्चंस को कम्युनिटी टैब में डाल देते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को सर्च करते रहिए, ओके, बुक्स को कंसल्ट करते रहिए। सो बंदी जीवन जो पुस्तक है उसके लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ड्यूरिंग फ्रीडम पौंडीचेरी जो है वो पुर्तगाल के कब्जे में था। बाकी आपका इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस, कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का आंसर सही टिक कर दिया, ये भी कम्युनिटी टैब में था क्वेश्चन, लेकिन पुर्तगाल आपका सही उत्तर होगा। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। देखिए, ये भी आपका भूगोल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। सो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। अगर गुजरात, राजस्थान, बिहार और हरियाणा की बात करें, इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो हरियाणा है वो सही उत्तर होगा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं। देखिए, जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया पे जो पाए जाने वाले वन हैं वो आपके उष्ण आर्द्र सदाबहार वन हैं। ओके, मौसम कैसे बनता है। तो मौसम आपका पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के घूर्णन से के कारण उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर झुकाव के कारण, या 36 से 66.5 अंश पर दूरी के झुकाव के कारण। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि मौसम का बनना जो है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल, या परिक्रमण को ये हम इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व कहते हैं ना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। ओके, सो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है वो मौसम बनते हैं। और दिन रात का होना कैसे बनता है। सो दिन रात का होना जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन के कारण। एक तो होता है अर्थ का रोटेशन और एक है अर्थ का रिवोल्यूशन। सो अर्थ जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। और जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम रिवोल्यूशन, ओके, या परिक्रमण काल कहते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्कटिक विलो क्या है। सो आर्कटिक विलो, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके कम्युनिटी टैब में था कि पर्वत का नाम है, बांध का नाम है, झाड़ी का नाम है या एक वन का नाम है। सो आर्कटिक विलो जो है वो एक तरह की श्रब है या जिसको हम झाड़ी कहते हैं। ओके, सी का नया नाम, सी का नाम क्या है। सो सी जो है वो एक प्रकार की मक्खी है, फ्लाई, एक तरह की फ्लाई मक्खी है। ओके, बाकी आपका मच्छर का, मछली का, कुत्ते का ये गलत उत्तर है। जो सही उत्तर है वो एक प्रकार की मक्खी का नाम है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आ चुका है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। तो मलेरिया की सबसे मारक दवा है कुनैन, वो किससे बनाई जाती है। तो वो सिनकोना नामक वृक्ष है, उसकी छाल से बनाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि मलेरिया की दवा जो है, पहले ये पता होना चाहिए मलेरिया की दवा कौन सी है। सो वो कुनैन है। और कुनैन बनाई कहाँ से जाती है। सो वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एकीकृत बाल विकास योजना का जो आरंभ है वो आरंभ वर्ष आपको याद रखना है, वो 1975 या 1975 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एकीकृत बाल विकास योजनाएं कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तो एकीकृत बाल विकास योजना जो है वो 6 प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ करती है, की सेवाएं प्रदान करती है। ओके, कौन कौन सी है हम डिस्कस करेंगे, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे अति लघु में या लघु में, तब हम आपको बता देंगे।
स्टैटिस्टिक्स किस इटालियन शब्द से बना हुआ है? अब देखिए यहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो इटालियन भाषा का शब्द है, और इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा, ओके, स्टैटिस्टिक शब्द जो है वो इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से बना हुआ है, ओके। भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या है? सो जो ग्लोबलाइजेशन है, जो भूमंडलीकरण है, उसका कारण जो है उसे प्रभाव है, आपको बताना है। राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है और आर्थिक प्रभाव भी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों तरह के इफेक्ट पड़ते हैं भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन से। सो ऑप्शन सा जो है आ व बा दोनों, ये आपका सही उत्तर होगा। सांख्यिकी कला है या विज्ञान में से क्या है? तो देखिए सांख्यिकी कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि हम इसको कला की फील्ड में भी यूज करते हैं और विज्ञान की फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि सांख्यिकी जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड। इसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।